If I had to start my CPL journey again, I would do a few things very differently. And these changes will save me a lot of time and confusion. Hi, my name is Jeenal Patel and I'm a commercial pilot. Welcome and welcome back to my channel. So guys, I have total 6 points and I am going to discuss it now. And let's get started. Step 1. Better planning before starting. सो जब मैंने CPL स्टार्ट किया था मैंने ज़्यादा प्लानिंग कुछ नहीं किया था. मुझे बस वो एक रहता है ना कि मुझे ड्रीम है, मुझे पायलट बनना है एंड ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. आई एम वेरी श्योर कि आप सबका ऐसा ड्रीम होगा एंड पैशनेट हो गए आप लोग कि मुझे एविएशन में इंटर करना है, मुझे फ्लाइंग करना है, मुझे वो यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे एयरबस या बोइंग ये सब फ्लाई करना है, मुझे एयरलाइन के साथ फ्लाई करना है. सो आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग दिस सिनारियो. बट अगर मुझे अभी फिर से स्टार्ट करने बोलोगे तो मैं अभी प्लान करूँगी जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. सो सबसे पहले तो मैं कैसा प्लानिंग करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं अपने मेडिकल के बारे में सोचूंगी. देन मैं अपने पेपर्स बहुत अच्छे से पहले से प्रिपेयर करूँगी. मैं अपने DGCA क्लासेस जो मैंने लिए थे वो मैं इग्नोर करूँगी एंड मैं अब जब मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैं CPL क्लासेस नहीं लूँगी. वो मुझे टाइम बचा सकता है एंड मेरा पैसे भी बचा सकता है. देन फ्लाइंग स्कूल चूज़ करने के टाइम पे भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. एंड देयर इज़ नो डाउट कि मैंने जो फ्लाइंग स्कूल चूज़ किया हुआ था वो भी बहुत अच्छा था. एंड या फ्लाइंग स्कूल के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है बट मैं खुद से काफ़ी प्रिपेयर जा सकती थी. लाइक मुझे एयरक्राफ्ट का नॉलेज लेके जाना चाहिए था, मुझे SPL CPL रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो लेके जाना चाहिए था. तो ये सब मैं प्लानिंग अच्छे से कर ली. स्टेप 2, जैसे मैंने लास्ट लाइन बोली है कि मैं ग्राउंड स्कूल का प्लानिंग अच्छे से कर लेती, प्लेन्स के बारे में पढ़ लेती. तो स्टेप 2 है ग्राउंड स्कूल लेसन्स अर्ली. सो अगर मुझे पता होता पहले से कि यही सिलेबस होने वाला है तो मैं ग्राउंड स्कूल का जो मेरा सिलेबस होता जो एक्चुअली प्रैक्टिकल फ्लाइंग रिलेटेड होता है वो मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देती. कैसे स्टार्ट करती, तो मैं थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ सकती हूँ या फिर थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट फ्लाइंग लाइक स्ट्रेट एंड लेवल क्या होता है, क्लाइंब डिसेंड क्या होता है, स्टॉल क्या होता है, सर्किट्स एंड लैंडिंग्स क्या होता है एंड लैंडिंग्स के टाइम पे क्या क्या ध्यान में रखना होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है वाइल फ्लाइंग, या फिर मेरा फर्स्ट सोलो कैसे होगा, इंस्ट्रक्टर्स क्या जज करते हैं, एकेडमीज क्या देखती है, वेदर के बारे में कैसे देख सकते हैं. तो ये सब कुछ मैं पढ़ के जाती. एंड आप देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये सब डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट सोलो में इंस्ट्रक्टर्स क्या चेक करते हैं, ये होता है वो होता है. सो या मैं ये सब यूट्यूब वीडियोस ज़्यादा देख के जाती एंड देन मैं अच्छे से और अपना 100% दे सकती थी वाइल आई स्टार्टेड माई फ्लाइंग. स्टेप नंबर 3, अवॉइड कंपैरिजन. सो मुझे बहुत ऐसा एक वो था लाइक मेरा एक टेंडेंसी था कि मैं ऐसे देखती थी कि कौन कितने आवर्स पे पहुंच गया है, कौन कब आया था एकेडमी में. एंड अरे ये तो मेरे से 10 डेज़ बाद आया था, अरे इसका तो मेरे से 20 डेज़ बाद फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है, इसका कैसे ऐसे जल्दी सोलो हो सकता है, अरे इसका कैसे जल्दी CPL हो सकता है, इसका पहले नाइट स्टार्ट क्यों हो गया, मेरा नाइट फ्लाइंग क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका पहले क्रॉस कंट्री क्यों हो गया, इसका पहले इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग क्यों हो गया. सो ये सब कंपैरिजन मैं बहुत ज़्यादा करती थी. एंड अभी मतलब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं हम लोग जब स्टूडेंट्स होते हैं और हम लोग ऐसे सब कंपैरिजन करते हैं. एंड यस मैंने भी ये सब किया हुआ है तभी मैं आपको अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ कि अभी सोच के बहुत ज़्यादा फ़नी साउंड करता है कि ये सब करते थे एंड आज भी करते हैं कैडेट्स, मुझे पता है. एंड मेरे कैडेट्स भी करते हैं ये सब चीज़ें. मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि मत करो एंड मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनको भी शेयर करती हूँ कि कंपैरिजन करने से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है फ्लाइंग स्कूल में, यू नो. एंड फ्रेंडशिप्स जो होती है वो रियल नहीं रहती है. एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई लेफ्ट होम एंड मैं हॉस्टल गई थी. सो उसको मैं और ज़्यादा अच्छे से अपना 100% दे पाती अगर मैं फिर से CPL स्टार्ट करूँगी तो मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे 1. सो अगर मैं अब CPL स्टार्ट करती तो मैं ट्राई करती कि मैं डे 1 से ही कंसिस्टेंट रहूँ. मैं इनिशियल स्टेज ऑफ मेरे फ्लाइंग के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्लूलेस थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अरे क्लाइंब डिसेंड कैसे होता है, उसमें VX क्लाइंब, VY क्लाइंब ये सब क्या होता है, एंड पावर पिच मैनेजमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है,
एयरक्राफ्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल्स को कैसे टच करना है, कैसे उनको मनूवर कराना है, ये कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं बहुत ज़्यादा क्लूलेस थी एंड इनिशियली मुझे डर भी बहुत सारा लगता था। पायलट तो बनना है बट ऊपर जाके डर भी लग रहा है कि प्लेन में कुछ तो अलग आवाज़ आ रही है, कुछ तो अलग साउंड आ रहा है, प्रोपेलर का स्पीड ऐसे कैसे हो रहा है। सो वो सब नहीं समझता था। अगर मुझे फिर से स्टार्ट करना हो तो अब मैं ये सब नॉलेज लेके जाऊँगी। ये नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगा? ये सब नॉलेज मुझे बुक्स पढ़ने से मिलेगा, एविएशन रिलेटेड। बहुत सारी प्रैक्टिकल फ्लाइंग बुक्स होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल फ्लाइंग वीडियोस होते हैं एंड बाय रीडिंग बुक्स आई एम नॉट सेइंग कि DGCA सब्जेक्ट पढ़ के आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी एंड मैंने भी अपने सारे DGCA पेपर्स एक गो में क्लियर किए थे। बट सारे DGCA पेपर्स क्लियर करने के बाद जो मुझे ऐसा लगा था कि अरे मेरे पेपर्स तो क्लियर है, मेरा फ्लाइंग क्यों नहीं हो रहा है। बट देन नाउ आई रियलाइज्ड कि DGCA पेपर्स क्लियर करने से फ्लाइंग हो जाना उसका कोई रिलेशन नहीं है। दोज आर द कंप्लीट डिफरेंट थिंग। DGCA पेपर्स करने के लिए यस आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होते हैं बट प्रैक्टिकल फ्लाइंग जो होता है वो आपके मोटर स्किल्स से आता है। एंड फॉर मोटर स्किल्स आपको इंजन समझना है, आपको प्लेन समझना है, आपको एरोडायनेमिक्स समझना है, आपको पिच एंड पावर मैनेजमेंट समझना है, आपको कंट्रोल्स समझने हैं, प्लेन में क्या क्या प्राइमरी कंट्रोल्स होते हैं वो सब समझना है। सो ये सब मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था एंड मैं बहुत ज़्यादा क्लूलेस थी। एंड मुझे उस टाइम पे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ पता होनी चाहिए तब इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि यार ये लोग मतलब ये चीज़ कोई कुछ बताता क्यों नहीं है कि प्लीज़ एविएशन में एंटर करने से पहले ये सब चीज़ पढ़ के जाओ। मतलब मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये सब चीज़ें देख के जाओ। बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारा नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, बुक्स है, वीडियोस है। इवन आई एम सेइंग राइट नाउ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी होती है। आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं या फिर आई कैन एलाबोरेट ईच टॉपिक प्रैक्टिकल फ्लाइंग का। एंड बिकॉज राइट नाउ आई एम लिविंग इन दैट थिंग जो मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को एज एन इंस्ट्रक्टर। सो या यू कैन आस्क अवे। स्टेप नंबर 5, आस्क योर क्वेश्चंस। सो मुझे उस टाइम पे बहुत शाई फीलिंग होता था। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि मेरे सारे DGCA पेपर्स एक गो में क्लियर हो गए थे। सो क्या होता था कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर को पूछती नहीं थी कि इसका मीनिंग क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टूपिड दिखूंगी, मैं डम दिखूंगी कि अगर मैंने पूछ लिया कि ये स्विच का मीनिंग क्या होता है। सो यू वोंट बिलीव, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जो AWR करके एक लाइट आती है, वो रेड कलर की लाइट होती है और वो वार्निंग लाइट है, AWR। सो जो AWR होता है वो DGCA सब्जेक्ट के हिसाब से होता है एयरबोर्न वेदर रडार, AWR। सो प्लेन में वो एक रेड कलर की लाइट थी और उसके ऊपर लिखा था AWR। सो मैं रोज़ बोलती थी कि AWR लाइट ऑन, AWR लाइट ऑफ, ऐसे करके बोलती थी। बट मुझे काफ़ी टाइम तक वो नहीं पता था कि उसका मीनिंग क्या होता है। फिर एक दिन मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे पूछा कि AWR का फुल फॉर्म क्या होता है। आई सेड एयरबोर्न वेदर रडार एंड ही लाफ्ड। देन ही आस्क्ड मी कि हमारे प्लेन में एयरबोर्न वेदर रडार है। आई वाज लाइक नो सर। देन ही वाज लाइक देन ये लाइट किस चीज़ का है। देन मुझे नहीं पता था, आई वाज क्लूलेस एंड एट दैट टाइम यू वोंट बिलीव मुझे इतना ज़्यादा स्टूपिड फील हुआ था कि कोई फ़ायदा नहीं है DGCA पेपर्स क्लियर करने का, एक लाइट के बारे में तो पता नहीं है मुझे। सो फिर मैंने जाके पढ़ा, वो था ऑल्टरनेटर वार्निंग लाइट। सो ऑल्टरनेटर वार्निंग लाइट होती है एंड जब भी हम ऑल्टरनेटर ऑफ करते हैं चेक करने के लिए बैकअप बैटरी, तो वो लाइट इल्यूमिनेट होता है। सो दैट वाज माय सीन। सो मैंने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेपर्स क्लियर है तो मुझे सब आता है या फिर मैं खुद से फिगर आउट कर लूँगी, बट वो नहीं हो पाता है। यू कैन आस्क योर डाउट्स टू योर इंस्ट्रक्टर्स, टू योर फ्रेंड्स, एंड जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्ट्रीली नहीं मिल जाता, प्लीज़ कीप आस्किंग। जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे इंटरनेट से, यूट्यूब से, इंस्ट्रक्टर्स से, फ्रेंड्स से या फिर अपने सीनियर्स से, मेंटोर्स से, तो तब तक आपके सॉल्यूशन होते रहेंगे। अगर आप नहीं पूछोगे ऐसे सोच के कि मैं पूछूंगा तो डम लगूंगा या आप शाय फील करते हो, सो प्लीज़ बी ओपन अबाउट इट एंड आस्क क्वेश्चंस। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरे पास कुछ कैडेट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, वो हर एक चीज़ पूछते थे एंड उससे कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, सामने वाला बंदा आपको प्यार से सिखाएगा, शांति से जवाब देगा। वो थोड़ी ना हंसने वाला है कि अरे इतना नहीं पता है तुझे। ऑफ कोर्स नहीं पता है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फर्स्ट टाइम फील कर रहे हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। लाइक मेरे बहुत सारे कैडेट्स ऐसे होते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ कि ओके इंक्रीज योर पिच। अब उनको पता ही नहीं इंक्रीज और पिच क्या है। सो मुझे उनको बताना पड़ेगा ग्राउंड पे कि इंक्रीज योर पिच मतलब पुल योर कंट्रोल कॉलम बैक। अब
एंड रेज योर एटीट्यूड। अब वो लोग अगर मुझे पूछेंगे ही नहीं कि इंक्रीज योर पिच का मीनिंग क्या होगा, मुझे ये लगता रहेगा कि उनको ऑलरेडी पता है। एंड अगर वो नहीं पूछेंगे एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि वो काफ़ी आगे पहुंच गए और किसी ने ऐसे बोला कि इंक्रीज योर पिच एंड वो नहीं कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, वो एकदम वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है कि अब क्या करें। तो यस, वो मेरे वाला प्रॉब्लम हो जाएगा कि मेरे साथ जो AWR वाला सीन हुआ था वैसा हो जाएगा। सो इमेजिन मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट एंड मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये चीज़। सो प्लीज़ बी ओपन अबाउट योर डाउट्स, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस पूछने से आपको सोल्यूशन ही मिलेगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ना कोई आपको डम समझेगा। बट यस, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे और सामने वाले ने कुछ पूछ लिया एंड देन आप जवाब नहीं दे पाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डम फील होगा। तो या डम फील नहीं करती हूँ मैं, मुझे भी बहुत सारे कैडेट्स को मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जब वो जवाब नहीं दे पाते तो मैं उनको शांति से सिखाती हूँ। ऐसे कोई मैं कुछ किसी को जज नहीं करती हूँ, मैं उधर सिखाने के लिए हूँ एंड कैडेट्स उधर सीखने के लिए है। सो आई डोंट थिंक इंस्ट्रक्टर्स ऐसे फन करते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का। यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपको इतना ज़्यादा ही शाय फील हो रहा है तो आप गूगल को भी पूछ सकते हो, अभी तो ChatGPT भी है तो आप उसको भी पूछ सकते हो। So yeah, always ask questions. Now last is always choose your environment carefully. So मेरा तो environment सही ही था, बट बीच में बस कोविड लग गया था। अगर मुझे अभी फिर से स्टार्ट करना पड़े तो मैं FTO का वेदर देखूंगी कि कौन से मंथ में गुड मंथ्स है फ्लाइंग के एंड कौन से मंथ्स बैड मंथ्स है फ्लाइंग के लिए। सो लकीली मेरा प्रीवियस वाला जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था दैट वाज आल्सो नाइस। मॉनसून के बाद जब कोविड थोड़ा 3 मंथ्स वाला लॉकडाउन थोड़ा ईज आउट हुआ था, देन उसके बाद मेरा फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था जून जुलाई में। एंड मॉनसून की वजह से थोड़ा लेट भी हुआ था, धीरे धीरे स्लो फ्लाइंग हुआ था, बट आई थिंक आफ्टर मॉनसून ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है। सो मुझे नहीं पता था कि वो बेस का वेदर कौन सी सीज़न में कैसा रहने वाला है, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चीज़ पता करनी होती है। नाउ यू गाइज नो कि ये भी चीज़ पता करनी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अब एकेडमी चूज़ करने का ऑप्शन दोगे तो मैं ये चीज़ बहुत ध्यान में रखूँगी कि कौन सी एकेडमी में कौन से सीज़न में कितना फ्लाइंग होता है एवरेज, या फिर कौन से गुड मंथ्स है फॉर फ्लाइंग। सो मैं उसी मंथ्स में अप्रोच करूँ। और जैसे विंड्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में, थ्रू आउट वेस्टर्ली विंड्स चलती है, कभी कभार ईस्टर्ली विंड्स चल जाती है। ये सब नॉलेज उस टाइम पे नहीं था, नहीं पता था कि विंड्स कौन से टाइम में ज़्यादा होती है, क्योंकि विंड्स जितनी ज़्यादा होगी ना उतना आपका सोलो डीले हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा विंड्स में फ्लाइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप कम विंड्स में मान लो कि 10 to 15 आवर्स पे सोलो ले रहे हो तो आपको ज़्यादा विंड्स में आपको 20 आवर्स हो जाएगा। एंड सोलो जल्दी मिलने से कोई लेना देना नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज़ होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती है। कम विंड्स में फ्लाइंग सीखना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी होता है। एंड विंडी कंडीशन में इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू लर्न और टीच, बट या कंपैरेटिवली काम विंड्स आर बेटर। सो या दिस वॉज माई लास्ट पॉइंट फॉर एनवायरमेंट। सो गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ, आई रियलाइज्ड so many things later, that's why I'm advising you right now. and I'm sure आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप अपना FTO चूज़ करोगे या फिर आप अपना CPL स्टार्ट करोगे। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई है एंड आई होप कि आपको ये सब वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं। एंड आप अगेन आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करती रहूँगी। And thank you for watching my video till the end. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.